चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज। बजट। बजट क्या होता है? बजट का मीन्स होता है कि अगले वर्ष के लिए जो खर्च करने के लिए जो हमने एक एस्टिमेट बनाया है, अनुमानित एस्टिमेट बनाया है कि हम कितना खर्च करेंगे, किस फील्ड में खर्च करेंगे, कहाँ पर खर्च करेंगे। ये मध्य प्रदेश का बजट है। एमपी बजट है। एमपी पीएससी के स्टूडेंट के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट के लिए, और एनी एमपी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत इसमें कामगार है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं बजट। बजट ये वित्तीय वर्ष जो है 26-27 का बजट है, और इसको प्रस्तुत किया गया है 18 फरवरी को। ये डेट इम्पोर्टेंट है। ये डेट इम्पोर्टेंट है, 18 फरवरी। 18 फरवरी को इसको प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन आता है कि बजट को किस डेट को प्रस्तुत किया गया है? 18 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के मुख्य फोकस बिंदु, 6 फोकस बिंदु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 फोकस बिंदु। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिए। 6 फोकस बिंदु क्या होते हैं? मतलब सरकार का जो काम है क्या? एक मिनट बच्चों, बस। हाँ, ये फोकस बिंदु, 6 फोकस बिंदु। ज्ञानी। ज्ञानी मतलब इसको रट लो आप। रट लो, ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी का मतलब, जी का मतलब गरीब कल्याण के लिए, वाई का मतलब युवा शक्ति के लिए, ए का मतलब अन्नदाता के लिए, एन का मतलब नारी शक्ति के लिए, और आई का मतलब, फर्स्ट आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत। और लास्ट आई का इंडस्ट्री। ठीक है। ये इसके 6 फोकस बिंदु है। ये क्वेश्चन आता है कि 26-27 के बजट के फोकस बिंदु क्या क्या है। फोकस बिंदु क्या है जो मुझसे पीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था, मध्य प्रदेश बजट के फोकस बिंदु क्या है। ठीक है। ज्ञानी। ज्ञानी का फुल फॉर्म बता दें: गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। ये आप बता सकते हो। ठीक है। ये आगे डिटेल में आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उससे पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आ सकता है: मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का कब तक लक्ष्य रखा गया है? मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का लक्ष्य है क्या? वो 2047 तक है। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है: समृद्ध मध्य प्रदेश एट द रेट 2027। ठीक है। अब जो जीडीपी दी है कि वो नॉमिनल वैल्यू पर दी है। वो नॉमिनल वैल्यू पर अभी जो अपनी जीडीपी है क्या, क्योंकि इस बजट में जो जीडीपी दी है वो थोड़ी पुरानी दी है। मतलब 23-24 की जीडीपी दी है। वो 23-24 की जीडीपी कितनी है? 13,70,000 करोड़। 13,70,000 करोड़ रुपए अपनी जीडीपी है। ठीक है। इसको जो 2.5 ट्रिलियन करने का जो सपना है क्या, 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी करने का, $5 इकोनॉमी करने का इंडिया का सपना है, वो उसमें मध्य प्रदेश का भी कोई पार्टिसिपेशन हो सके। तो उनको लक्ष्य कितना रखा है? 250 लाख करोड़। ये अपना लक्ष्य रखा है गया, इसको 2047 तक करना है। ये इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको रट लो। इस स्क्रीन ये क्या बोलते हैं, इस स्लाइड को रट लो। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 तक। और इसके बाद अपने 2047 तक लक्ष्य कितना लगा है? 250 लाख करोड़। ठीक है। अब अपने ऊपर फोकस बिंदु तो ये, अब ये अगला अपना अपनी बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्तंभ क्या है। स्तंभ कितने हैं मध्य प्रदेश के? स्तंभ में 5 स्तंभ है मध्य प्रदेश के बजट के। पहला स्तंभ है, इसको जो बजट है कि रोलिंग बजट है, 3 साल का रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट मतलब क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट 26-27, 27-28 और 28-29 के लिए एक अनुमानित मतलब डाटा तैयार कर रहा है आज से। तो ये पहला बिंदु है, 3 वर्ष का रोलिंग प्लान, त्रिवर्षीय रोलिंग प्लान। ठीक है। ये दीर्घकालीन दृष्टि से जोड़ता है। ठीक है। अगला अपना फोकस बिंदु है किसान कल्याण, यानी किसानों को समृद्ध बनाने के लिए
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से इस बजट में 1,15,013 करोड़ रुपए का यानी कि वो रखा गया है, प्रावधान रखा गया है कि इतना हम एग्रीकल्चर में खर्च करेंगे। उसका नाम दे दिया, इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाम से मनाएंगे। एक और चीज है, अगला फोकस बिंदु अपना फोकस बिंदु 3 है अपना बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट। इसको मतलब जो भाई एमपीआई को कम करने का भी सरकार का लक्ष्य है। इसकी बहुत सारी योजनाएं जैसे आहार अनुदान योजना, बहुत सारी योजनाएं आगे मैं बताऊंगा अगले 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 लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ही लंबा हो जाएगा। सेकंड, अगला चौथा अपना स्तंभ है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? ये अलग उसमें समझेंगे। पूंजीगत मतलब जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सब पूंजीगत व्यय है। जैसे सैलरी बांटना, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। किसी डोनेशन देना, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। किसी को अनुदान देना, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। पेंशन देना, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। किसी हॉस्पिटल में सैलरी दे रहे हैं, हॉस्पिटल में सर्विस दिलवा रहे हैं, ये पूंजीगत व्यय नहीं है। पूंजीगत व्यय मतलब जो लंबे समय तक जो मतलब स्ट्रक्चर खड़ा करे, आधारभूत चीजें खड़ा हो सके, उसे हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मैंने। इस बजट में पहली बार 1 लाख ये लिखा है, पहली बार 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है। इसमें सड़क पुल आदि के निर्माण के लिए बात करेंगे। थोड़ा इसका वो चेंज कर लेते हैं अपन। इन्होंने देखा है जो 1 लाख करोड़, देखो आपको दिख रहा है बेटा, ये 1 लाख करोड़ से अधिक का यानी पूंजीगत निवेश पर अपना वो रखा गया है। इस बजट में प्रावधान रखा गया है। अगली बात करते हैं कुछ नई योजनाएं। अगले लास्ट फोकस बिंदु है नई योजना। नई योजनाओं की पहल की गई है इसमें। जैसे बेहतर पोषण के लिए, आवास के लिए, देखो इधर देखो लास्ट में लिखा है मैंने। बेहतर पोषण के लिए, आवास के लिए पूंजीगत व्यय, सॉरी, आवास, जीवन गुणवत्ता, अधोसंरचना विकास आदि के लिए ये चीजें केंद्रित योजना भी इस बजट में लॉन्च की गई हैं। 3 साल रोलिंग प्लान क्या है? जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि पहले स्तंभ में 3 साल रोलिंग प्लान बजट क्या है कि आगामी वर्षों के लिए आज से दीर्घकालीन सोच रखा है कि आगे इतना इतना हम खर्च करेंगे। ठीक है। इसको योजना वाइज, डिपार्टमेंट वाइज यानी कि प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। जैसे 26-27 से लेके 26-27 मैंने पहला वर्ष हो गया ये रोलिंग प्लान। दूसरा सेकंड वर्ष के लिए रोलिंग प्लान 27-28 और तीसरे वर्ष के लिए 28-29 में, जो मैंने ऊपर बता दिया गया है आपको। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली चीज है किसान कल्याण, जो सेकंड जो डीप में बताया जा रहा है इसे, जो 5 फोकस बिंदु थे, उसको डीप में बताया जा रहा है। ठीक है। अगला के किसान कल्याण बजट। इसको मतलब जिस बजट का नाम क्या है, एक फोकस बिंदु में किसान कल्याण बजट भी बोला जाएगा, जिसके लिए हमने कितना अलग अलग चीजों के लिए, ये चीज इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर के लिए कितना वो आवंटित किया गया है। 1,15,013 करोड़ रुपए हमने एग्रीकल्चर के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। अगली बात है जो मैंने बताया था, जो पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजना है। वो इस बजट में इसको फोकस बिंदु में लिया गया है कि हम गरीबी को किस तरह दूर कर सकते हैं, गरीबी से किस तरह लोगों को बाहर ला सकते हैं। मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये एमपीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, गरीबी के बारे में, किस तरह गरीबी दूर कर सकते हैं, और उनके बारे में कैसे पोषण अच्छा दे सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, इसमें आय आय को नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता आदि सेवाओं का पहुंच को करने के लिए बजट में प्रावधान रखे हैं। ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है गया, वो अपने एसडीजी आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं आगे पढ़ाऊंगा। एसडीजी क्या होता है? एसडीजी 1.2 को भी फुलफिल करेगा ये।
जो बहुआयामी गरीबी है क्या, जो एमपीआई है क्या, वो अपना एसडीजी जो उसका बिंदु नंबर 1.2 को भी फुलफिल करेगा ये बजट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है। अधोसंरचना विकास। अधोसंरचना विकास मतलब क्या है, जो मैंने बताया था, रोड पुल पुलिया सिंचाई आदि नहर वगैरह सबके लिए जो इन्वेस्ट किया जाएगा क्या, निवेश किया जाएगा क्या, उसके लिए इस बार बजट कितना रखा है मैंने बताया कि पूंजीगत व्यय के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पूंजीगत निवेश करेंगे इस बजट में। ये चीज इंपोर्टेंट है। जैसे सड़क पुल ऊर्जा सिंचाई शहरी सुविधाएं आदि विस्तार के लिए ये सरकार इतना खर्च करेगी। ठीक है। पूंजीगत व्यय मैंने बताया था, पूंजीगत व्यय कितना खर्च करेगी सरकार, टोटल प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा अपना 1,06,156 करोड़। ठीक है। आधारभूत संरचना विकास इंजन। ठीक है। अब ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, बस आपको 1 लाख से ज्यादा पेपर में आता है कि इस बार इस बजट में प्रावधान कितना है पूंजीगत व्यय करने का सरकार का। तो सीधा क्वेश्चन रहेगा 1 लाख करोड़ से भी अधिक। अब ये इतना डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। पूंजीगत व्यय के लिए अपन कहाँ से व्यय पैसा लेंगे, किस माध्यम से लेंगे, किस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेंस के हिसाब से, मैं अभी प्री के हिसाब से देख रहा हूँ, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे लाडली बहन योजना के लिए इस बजट में कितना प्रावधान रखा गया है, वो मतलब 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है। गौशाला अनुदान जो मेरे पीएससी क्वेश्चन में आया था, गौशाला अनुदान के लिए सॉरी 20 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति दिवस कर दिया गया। ये क्वेश्चन मेरे 2024 में पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, दो चीज इम्पोर्टेंट थी इसमें से। प्रमुख बिंदु मैंने बता दिए। अब ये आता है बजट का, जो नजर रखते हैं, जो पुराना बजट निकल गया है, जो बजट अपना 25-26 का है, उसका बिंदु इसका पुनर्निरीक्षण हुआ है, तो उसमें सुधार किया गया है। बजट का साइज कितना है, क्या चीज है, तो बजट का साइज है इसमें बस इतना रख लेना, 3,95,021 21 करोड़ रुपए का अपना बजट का प्रावधान है, टोटल बजट का साइज है, बस ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है इसका राजस्व है, जो सरप्लस है क्या, राजस्व अत्यधिक है, रेवेन्यू सरप्लस है क्या, वो कितना है, वो अपना है, एक सेकेंड बेटा, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 7। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप यदि याद रखना चाहते हो तो ये कुल इसको भी रख सकते हो थोड़ा बहुत, पर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये पहले जो बजट था गया, पहले जब बजट घोषित किया गया 25-26 का, तब साइज कितना था, इतना था। बाद में इसको दोबारा जब 26-27 का बजट प्रस्तुत किया गया, उस समय इसका पुनः से निरीक्षण किया गया है, तो उस बजट का साइज जो घटकर 3,95,021 रुपए रह गया है। ठीक है। ये डाटा बस इस बजट में इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है 26-27 का जो बजट है अपना, कौन सा 26-27 का जो बजट है क्या, वो बजट का साइज कितना है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। बजट का साइज मुझे पीएससी इंटरव्यू पूछा गया था, जब मैं प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहा था उस समय, कि बजट का साइज क्या है अपने का। तो अभी जो 26-27 के बजट का साइज है क्या, 26-27 के बजट का जो साइज है क्या, वो 4,38,117 करोड़ रुपए। ये इंपोर्टेंट डाटा है। उसके बाद इंपोर्टेंट डाटा है कि सरप्लस कितना है, रेवेन्यू सरप्लस 44 करोड़।
ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी चीज है कि इसमें कुल प्राप्तियां कितनी हैं। कुल प्राप्तियां 3,89,397 करोड़ रुपए। इसमें से अपनी रेवेन्यू नेचर की यानी कि राजस्व नेचर की कितनी है, 3,08,703 रुपए। इसमें से पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 80,80,694 करोड़। और इसमें जो अपने इन्वेस्टमेंट मतलब जो व्यय करेंगे क्या वो कितना है, मतलब व्यय करेंगे क्या वो इतना है, 3,88,925। अब इन दोनों को, ठीक है। अब जो 44 आया है क्या बेटा, ये 44 मतलब जो राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 3,08,703 में से माइनस करेंगे 3,08,659, तो माइनस ये आ जाएगा। मैंने कि राजस्व, जो राजस्व सरप्लस होता है क्या, रेवेन्यू सरप्लस होता है क्या, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, तो सरप्लस आ जाएगा। मैंने कि 3,08,703 माइनस 3,08,659, तो ये आ जाएगा 44। इसमें कोई ज्यादा नहीं चीज नहीं है, बस इतना ही इंपोर्टेंट है डाटा में बस। वर्तमान अपनी जो जीडीपी है क्या वो इस बजट में दर्शाई गई है। अपनी जीडीपी है ये इंपोर्टेंट है, रट लो इसे। मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ इसे। 18,48,274 करोड़ रुपए अपनी जीडीपी। एक बार रिपीट करता हूँ, 26-27 के लिए अनुमानित जीडीपी है, लिख लीजिए पेज पर, 18,48,274 करोड़। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 25-26 की जीडीपी कितनी है। जो 25-26 की जीडीपी है वो 16,69,750 करोड़। उसके बाद ये किस पर है, वर्तमान मूल्य पर। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान मूल्य पर है कि रियल मूल्य पर है, यानी वास्तविक मूल्य पर। ये नॉमिनल वैल्यू पर है। ठीक है। ये अपन ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था अपना, 23-24 की जीडीपी कितनी है, अपने बजट में दर्शाई गई थी, वो 13,63,327 करोड़ रुपए है। आप इम्पोर्टेंट चीज ये है आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए, 18,48,274 करोड़ अपनी जीडीपी का साइज है। लिख लीजिए आप बच्चे, क्योंकि इम्पोर्टेंट डाटा है, सीधा पीएससी में फैक्ट पूछा जाता है। क्योंकि मैं 3 से 4 बार पीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं और अगला मेरा इंटरव्यू कॉल है फिर से, तो मुझे इसका अच्छा सा एक्सपीरियंस है। इसलिए आपसे बस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको विशेष कर ध्यान से पढ़ें, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, और तो वहां से पीडीएफ से पढ़ें, या फिर आप सीधा एमपी एमपी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाकर इसको पीडीएफ को निकाल सकते हो। इसमें कोई कोई पीडीएफ में एडिट चेंजेस नहीं किया है, ना कोई टाइपिंग है, ना कुछ, सीधा मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट से मैंने इसको उठाया है, ना कुछ एडलेस किया है। अब बेटा इसमें से बात करेंगे वर्तमान मूल्य प्रति व्यक्ति है, पीआई, इसको 64 में बोलते हैं। एमपीपीआई कितना है, एमपीपीआई मतलब होता है जो जीडीपी थी कि अपनी जीडीपी जो 18,48,274 करोड़ रुपए जो आप मैंने ऊपर बताई है, देखो इधर ये चीज मैंने यहाँ पर बताई है, ये चीज 18,48,274, इसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार ऐसा कुछ समथिंग है, उससे डिवाइड कर दो, तो पर प्रति व्यक्ति अपनी जो जीडीपी है वो इतनी आ जाएगी। वो किसके लिए, अभी डाटा किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जनगणना एक्यूरेट नहीं है, तो इस हिसाब से इन्होंने 24-25 की जीडीपी का दिया है। वो प्रति व्यक्ति आए आगे की नहीं पूछेंगे, वो पीछे जो बजट में दिया है वो पीएससी वही पूछती है, कि क्वेश्चन इसी इस पीडीएफ से उठाती है। तो अपनी कितनी है 25-26 की, 25-26 की जो अपनी यहाँ है वो 1,52,625 615 सॉरी 615 रुपए अपनी प्रति व्यक्ति आके, ये करोड़ में नहीं है, ये 1,52,615 15 रुपए अपनी प्रति व्यक्ति, यानी कि मेरे हिस्से में, आपके हिस्से में, 10 सबके जो हिस्से प्रति व्यक्ति के, मतलब प्रति व्यक्ति समझते हो, एक व्यक्ति के हिस्से में जो अपनी जीडीपी आ रही है वो इतना है। इसमें से ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है,
कि 23-24 की जीडीपी प्रति व्यक्ति कितनी है नॉमिनल वैल्यू पर, नॉमिनल नहीं वर्तमान मूल्य पर, ठीक है। सकल पर नहीं बता रहा हूँ, सकल पे आगे चल के बताऊंगा मैं आपसे, ठीक है। वो 23-24 जो जीडीपी है कि वो अपनी है 1,39,713 रुपये है। अब इसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कि हमारा रुपये कहाँ से पहले प्राप्त होता है, ये प्यारा प्राप्तियां समझ लो। सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा वो पैसा आता है क्या, वो सोम के टैक्स से आता है। इस बार पहले केंद्र सरकार से जो मिलता था क्या ट्रांसफर करती थी उससे होता है। इस बार हमारा बढ़ के हमारा जीएसटी, वेट, एक्साइज, रजिस्ट्रार यानी जो जो भी अपने टैक्सेस कलेक्शन है क्या उसमें अपना 30% योगदान है अपनी उसमें जो बजट है क्या, बजट में जो पैसा प्राप्त हुआ है वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो जीडीपी वो कहाँ से हुआ है हमको राजस्व मतलब जो स्वयं के कर मतलब अपने सेल्फ जो टैक्सेस हैं क्या, जैसे जीएसटी हुआ, जीएसटी में कौन सा वाला, एस जीएसटी, सीजीएसटी वाला तो इसमें आ जाता है। और जो केंद्र सरकार से जो हमको मिलता है, जैसे हमारा कुछ सीजीएसटी का हिस्सा होता है। जीएसटी में दो होते हैं, एक सेंट्रल का एक स्टेट का। जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको जैसे आईजीएसटी है, आईजीएसटी कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कलेक्शन कौन करती है, सीधा किसके खाते में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा देती है। ये वित्तीय आयोग की सिफारिश पर हमको, ये मुझे पॉलिटिकल क्लास हो गई है पर वित्तीय आयोग की सिफारिश पर हमको पैसा मिलता है। बाद में इनकम टैक्स से भी कुछ हिस्सा हमको मिलता है, ठीक है। तो वो अपना कितना जो केंद्र सरकार हमको देती है अनुदान वगैरह, वो कितनी देती है, 29% देती है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसे, 29% हमको मिलता है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद जो स्वयं स्वयं का गैर कर है, जो गैर कर मतलब कहने की टैक्स के अतिरिक्त जो हमको प्राप्त होता है वो कितना है, वो हमको प्राप्त होता है ये 6%। यानी कि जो भी हमारे जैसे मेले वगैरह लगाए जा रहे हैं या सरकार कहीं से सरकार की जो जैसे गवर्नमेंट, कैसे एग्जांपल समझ, कोई फीस वसूल कर रही है, जैसे हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनसे जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमको लाभ अर्जित हो रहा है, तो उसको हम 6% है। उसके बाद जो हमको अनुदान है कि वो कितना परसेंट प्राप्त होता है, 14% अनुदान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, जो पूंजीगत प्राप्तियां मतलब जो हमारी अपन संपत्ति को बेच रहे हैं एक तरह से, मतलब पूंजीगत प्राप्तियां मतलब होता है जो हमारी संपत्ति बेच रहे हैं, सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है, उससे कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, या किसी से ऋण ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है या फिर इंटरनेशनल किसी संस्था से ले रही है, तो उसे पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अपन बात करते हैं कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, हमारा पैसा जाता कहाँ है, सबसे ज्यादा हमारा पैसा किस किस सेक्टर में जा रहा है। आप ये देखिए कि हमारा जो पैसा हमने कमाया है इसको किस किस सेक्टर में कमाया है, किस सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा इसको इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे सबसे ज्यादा हमारा पैसा गया है वो स्वास्थ्य में गया है इस बार, ये देखो स्वास्थ्य में 13% पैसा गया है। उसके बाद अपना गया है आधारभूत, जो 1 लाख जो बताया था पूंजीगत, उसमें पूंजीगत व्यय करने गया आधारभूत चीज, सड़क पुल उनके लिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए कितना जा रहा है, जो एग्रीकल्चर की योजना चल रही है उसके लिए 9% है। शिक्षा के लिए कितना है, वो 10% है। रोजगार के सेक्टर में देखो सरकार सबसे ज्यादा जहां पर पैसा खर्च करना चाहिए वो उस जगह नहीं कर रही है, रोजगार में 1% खर्च कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है जो सरकार ने जो लोन लिया है, मतलब वो मैंने बताया था पूंजीगत प्राप्तियां, उसके लिए कुछ ब्याज तो भी तो देना पड़ता है जिससे हमने पैसा लिया है। वो हर हमारे जो बजट है क्या उसका 8% हमको लोन लौटाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको जो लोन लिया है उसको ऋण भुगतान मतलब ये तो ब्याज देना पड़ रहा है, उसके बाद उन किस्त भी चुका रहे हैं, हौले हौले उसको ऋण को चुकाते चल रहे हैं। पेंशन के लिए हम इतना, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी उनके लिए पेंशन के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, इतना मतलब इतना हमारा पेंशन पे खर्च हो रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से देखो सबसे ज्यादा पहले क्वेश्चन हो सकता है कि अपना सबसे ज्यादा किस सेक्टर में हो रहा है, स्वास्थ्य में हो रहा है, आधारभूत ढांचे में कितना है, और सड़क पुल वगैरह
हॉस्पिटल नहर वगैरह, उसमें कितना परसेंट हो रहा है? 11% हो रहा है। एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है? 9% हो रहा है। उसके बाद पूंजीगत, पूंजीगत में कितना हो रहा है? आठ, सॉरी, व्यय का भुगतान करने के लिए 8% है। रोजगार के क्षेत्र में 1% है। पेंशन के लिए ये 7% है। इसको वीडियो को एक दो बार देखोगे, क्योंकि एक बार में बहुत कम डाटा याद रहता है। मतलब 25%, ये कम से कम 2 से 3 बार वीडियो आपको देखनी पड़ेगी यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई इंटरव्यू है आपका। क्योंकि मैं इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। 3 बार पीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया है, तो मुझे पता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। प्री में, मेंस में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म। अब इन्होंने बाइफरकेशन कर दिया है कि जो हमारी कुल प्राप्तियां वो कहाँ कहाँ से होती हैं। देखो ये टोटल अपने प्राप्तियां वो कितना है? तीन, इस 26-27 के लिए 3,89,397, यानी कि 3,89,397 करोड़ रुपए अपने को प्राप्तियां हैं। तो हमें से अपने खुद का टैक्स का से कितना प्राप्त होता है? वो 1,17,667 रुपए। और केंद्र सरकार से जो हमको मिलता है आईजीएसटी के तौर पर, वो कितना आईजीएसटी और जो टैक्सों में हिस्सा है वो हमको सरकार वापस लौटाती है, वो कितना है? वो 1,12,137। उसके बाद हमको जो हमको टैक्स के अतिरिक्त कितना प्राप्त होता है? वो टैक्स के अतिरिक्त प्राप्त कितना होता है? वो 24,374 करोड़ रुपए। उसके बाद केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होते हैं, हमको ग्रांट प्राप्त होती है, वो 54,505 रुपए। और अन्य प्राप्तियां ऐसे करके ये हमको पैसे प्राप्त होते हैं। अब इन्होंने ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार ने जो सामाजिक क्षेत्र के आधार पर बांटा है, जनरल, एसटी और एससी, इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा मतलब ये खर्च कर रहे हैं किस पे? जनरल में ओबीसी वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जनरल का इन्होंने एक पार्ट रखा है, ओबीसी भी उसमें शामिल है। ठीक है। तो ये 57.2% किस पे खर्च कर रहे हैं? यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए कितना? एसटी सर, एसटी जो अपनी पॉपुलेशन है उसके लिए 25.8% अपना एमपी योजना है क्या, वो एसटी के लिए खर्च कर रहे हैं एमपी बजट में। और एससी के लिए कितना है? 17%। जो एससी के लिए ये योजना सरकार प्रचलित कर रही है, और एसटी के लिए जो भी योजना चला रही है, बहुत बहुत सारी स्कीम है या अन्य सुविधा दे रही है, वो कितना परसेंट है? मतलब कितना परसेंट है? 17% है। जो बजट का जो साइज है, बजट को जो बताया था कि वो अपना साइज बताया था मैंने ऊपर जाके, वो 4,38,000 कुछ अपना जो बजट का साइज था गया, उसको इस तरह बांट दिया है कि जनरल के लिए कितना खर्च करना है, जनरल ओबीसी के लिए इतना खर्च करना है, एसटी के लिए इतना खर्च करना है, और एससी के लिए इतना खर्च करना है। इस सीधा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको रट लो, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये बता दिया, बाइफरकेशन कर दिया है कि अपना राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय, ये डाटा याद रख लो बस इसको। ये अपना ये वाला 3,08,659 अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों का से प्रतिशत कितना है? राजस्व में प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है? अब जो अपना टोटल जो अपने मैंने बताया था कि अपना राजस्व जी है 3,08,659 करोड़ रुपए है क्या, उसमें से अपन ब्याज का भुगतान करेंगे इस बार, अनुमानित है अपना ये, वो 8% टोटल बजट का था। वो आप कंफ्यूजन मत हो जाना, उसमें पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां दोनों को मिला के वो 8% आया था। ये सिर्फ किसका बता रहा है? सिर्फ राजस्व राजस्व इसकी बात कर रहा है, सिर्फ इतने पैसे की। और 3,59,000 उसको
पूंजीगत को मिला के हो गया था, पर ये सिर्फ राजस्व की बात कर रहा है। आप कंफ्यूजन मत बोलने, सर आपने ऊपर पढ़ाया था कि वहाँ 8% है, अपन ब्याज इस बार ब्याज 8% देंगे, पर यहाँ तो 10.93 आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ राजस्व पर है। उसके बाद जो पेंशन है, क्या पेंशन पर भी आपने बोले सर आपने तो 8% के समथिंग बताया है, यहाँ 9% आ रहा है। बेटा ये सिर्फ मैं राजस्व पर बता रहा हूँ, जो अपना राजस्व प्राप्तियां है, कि देखो ये ऊपर ही लिखा है, हेडिंग ही है, राजस्व प्राप्तियां का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं पेंशन पर, ठीक है। उसके बाद राजस्व घाटा, राजस्व सरप्लस, ठीक है। राजस्व सरप्लस अपना 44 है, ठीक है। राजस्व सरप्लस में 44 है, मैंने ऊपर बताया था कि सरप्लस सरप्लस क्या है, बताओ एक बार फिर बता देता हूँ। चलो आओ आप, क्योंकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहा तो बेकार चीज है। मतलब राजस्व प्राप्तियां, ये प्राप्तियां हैं, और इसमें से ये अपने राजस्व व्यय को माइनस कर देंगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना नीचे बताया है मैंने, ठीक है। ये 44 करोड़ रुपए है। और प्रभावी राजस्व मतलब क्या है? पूंजीगत अस्तियों सर्जन हेतु सहायता अनुदान जोड़ते हुए, मतलब छत्तीसगढ़ पेंशन को शामिल ना करने से, मतलब इसमें क्या है, जो अपन ने जो अनुदान दिए है क्या, वो उसमें शामिल है, किसमें? अपने राजस्व व्यय में। उनको हटा दो, मतलब उनको जोड़ दो, पहले अपन ने माइनस कर दिया था ऊपर, इसको जोड़ दो। तो अपना उसको अनुदान को जोड़ दो। और जो छत्तीसगढ़ अपने जब 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वो वहां के कर्मचारी हैं, आज भी मध्य प्रदेश सरकार उनको पेंशन देती है। कौन देती है? जो पेंशनधारी है उस समय का, वो मध्य प्रदेश सरकार है। इन दोनों को जोड़ दो तो अपना प्रभावी इफेक्टिव रेवेन्यू सरप्लस कितना हो जाएगा? वो 5,341 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये प्रभावी, इंपोर्टेंट इतना नहीं है, इंपोर्टेंट ए है, राजस्व सरप्लस कितना है? 44, सीधा याद रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व सरप्लस बनाए रखा है, मतलब इस बार हमने राजस्व सरप्लस बनाए रखा है। 2025-26 के लिए सरकार ने सर्वेक्षण की तुलना करते हुए, यानी कि अन्य राज्यों से तुलना करी है कि हमारा सरप्लस कितना है, मापदंडों। इसमें 11 राज्यों में वर्तमान में शामिल हैं हम, यानी कि जो 11 राज्य हैं क्या, उनका सरप्लस है, उसमें भी मध्य प्रदेश शामिल है। यानी कि सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस हर किसी का रहता नहीं है। तो जो 11 राज्यों का बजट घोषित करते हैं, तो उनका रेवेन्यू सरप्लस है, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारा 11 राज्यों जो टोटल इंडिया के राज्य हैं, वो अलग अलग स्टेट वाइज अपना बजट घोषित करते हैं। तो किसी का डेफिसिट आता है, किसका सरप्लस से आता है, सरप्लस 11 राज्यों का है, उसमें हम भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब होता है कि हमने जो पैसा उधार लिया है, पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब उसमें से एक हिस्सा होता है अपन सरकार ने संपत्ति बेच दी, अगला हिस्सा होता है किसी से लोन लिया है। तो इन दोनों को मिला के पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब जो है, जो हमने जो लोन लिया है वो कितना है? वो लोन है इस बार 26-27 के लिए 71,460 करोड़ रुपए हमारा, करोड़ रुपए हमारा क्या है? लोन है। वो हमारी जीडीपी का कितना है? मैंने बताया था 18,48,हजार 274। अपने जो जीडीपी का साइज है क्या, वो इसको भाग कर देना, तो ये अपना 3.87% के समथिंग 3.87% अपना जीडीपी का डेफिसिट है या इस साल का हमारे पास, ठीक है। 3.87। और बट ये है कि सरकार के जो मापदंड है क्या, उन्होंने बोला है कि यदि 3% के समथिंग यदि अपना डेफिसिट रहता है क्या, घाटा रहता है, तो वो ठीक ठाक है। बट ये 0.8% ऊपर है तो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि हमारा अपन जब लोन लेंगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा, उसको भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं, लोन लेना ठीक है पर एक लिमिट तक ठीक रहता है। वो सरकार ने बोला यदि 3% लोन लेते हैं तो वो
ठीक ठाक चीज है, मतलब ये अपनी बेहतर अर्थव्यवस्था का सिंबल है, हमारी बेहतर बेटर अर्थव्यवस्था है, मैनेजमेंट है अर्थव्यवस्था का। क्योंकि हमको फिर ब्याज देना पड़ेगा, उसके बाद चुकाना भी पड़ेगा। बट ये हमको जब हम ऋण लेते हैं और वो ऋण से हम कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर करें, पुल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो वो अपने इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, रोजगार डेवलप करें। ये इंपोर्टेंट रख लेना, अपना डेफिसिट कितना है, 3.87%। यदि वैल्यू में पूछें तो 71,460 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब जो ये चिंताजनक चीज है, जो अपना टोटल ऋण है क्या, मतलब अभी तक अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पर है क्या, टोटल ऋण कितना है, टोटल अपने पास लोन कितना है, वो अपनी जीडीपी का मतलब वो है कितना परसेंट, 30% के समथिंग। ये बहुत चिंताजनक है। शुद्ध ऋण कितना है, 28 28.07% है, मतलब शुद्ध, मतलब इसमें से इस साल का माइनस कर देंगे क्या तो वो शुद्ध आ जाएगा, मतलब इस साल जो चुका देंगे वो शुद्ध आ जाए। ठीक है। तो ये बहुत चिंताजनक चीज है, मतलब हमारा जीडीपी का 1/3 के समथिंग हमारा लोन है हमारे पास। जो जीडीपी 18,48,274 है क्या, उसका 30% निकालेंगे तो समथिंग समथिंग 6 लाख करोड़ के समथिंग हमारे पास लोन है। ठीक है। पर जो कैपिटल नेचर के लिए सरकार को लेना भी पड़ता है ऋण। ठीक है। अब जी टोटल मैं बता रहा था, टोटल ऋण कितना है, टोटल ऋण ये है। देखो बेटा, सबसे ज्यादा हमने बाजार से उठाया है, वो कितना है, 71% है, वो 3 लाख 3 लाख, सॉरी 3,93,578 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार से ऋण लिया वो 96,304 करोड़ रुपए है। उसके बाद जो अन्य संस्थाओं से ऋण लिया है वो 24,296 करोड़ है। और जो हमने अन्य ऋण लिए हैं वो कितना है, वो 12,221 करोड़ रुपए है। और अन्य ऋण सबको यदि टोटल करेंगे का, इन सबको तुम टोटल कर लेना, तो वो 5 लाख से 5 और 6 लाख के बीच में आएगा। मैंने बताया था ऊपर कि अपने पास इन सबको टोटल कर लेना, 6 लाख करोड़ की समथिंग हमारे पास एमपी गवर्नमेंट पे 26-27 तक ऋण है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, पर आगे चल के सरकार इस पे ध्यान दे रही है। जो मैंने बताया था कि हमारा 25-26 की जो जीडीपी है क्या, ये नहीं बताया था, वो बजट का बताया। जीडीपी है क्या, वो उसका पुनर्निरीक्षण किया गया है, वो हमारी जीडीपी का अब फिगर निकल के आया है। वो अपनी जीडीपी का साइज कितना है, पुनर्निरीक्षित किया गया है 16,70,000। मैंने बताया है ऊपर, मुझे याद आ रहा है, 16,70,000 रुपए लाख करोड़ अपना जीडीपी का साइज है। वो किसका है, 25-26 का है। आप कन्फ्यूज मत हो जाना है, ये डेट जो बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, 25-26 का। वित्तीय आयोग अपना वित्तीय आयोग कौन सा, 16 वित्तीय आयोग ने बताया है कि हमारा जो 26-27 के लिए जीडीपी रहने का अनुमान है क्या, वो कितना है, 18,48,274 करोड़ रुपए, यानी ये फिगर राउंड फिगर करके इन्होंने लिख दिया है। तो ये 18,48,00,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब ये बताया था मैंने, ऊपर बताया था, देखो आ गया। इस साल जब अपन जो ऋण लेंगे क्या, वो सरकार कितना लेगी, वो 3% के समथिंग लेगी। इस साल नया जो ऋण लेगी 26-27 के लिए सरकार 54,448 करोड़ रुपए अपन ऋण लेंगे, 54,448 करोड़ रुपए। सरकार ने जो बताया है कि जो ऋण ले रहे हैं कि अपन, जो मैंने बताया कि अपन जीडीपी का समथिंग 6 लाख करोड़ के समथिंग हमारे पास ऋण है क्या, वो सरकार का इसका रीपेमेंट का प्लान कैसे है, कि सरकार इस तरह इसको रीपेमेंट करेगी, इस तरीके से सरकार इस साल अपना 25-26 के लिए, 26-27 के लिए अपना ये वाला, देखो मैंने ऊपर बताया था, इस साल कितना पे कर देगी, वो 30,806 करोड़ रुपए इस साल पे कर देगी। 30,806 करोड़ रुपए पे कर देगी। पिछली साल सरकार ने कितना पे किया था, 26,148 करोड़ रुपए।
आगे चल के सरकार का इस तरह प्लान रहेगा, इस तरह हर साल इतना इतना पे करते 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 और 2049-50 तक 120 करोड़ रुपए सिर्फ वो रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। इस तरह सरकार का वो प्लान है। ये 5 ईयर की इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, बस वो डाटा इम्पोर्टेंट था कि सरकार इस साल कितना ऋण पे कर रही है, ये इतना पे कर रही है और किस तरह पे करेगी। 49-50 तक, फाइनेंशियल ईयर 49-50 तक अपना 120 करोड़ अपना सिर्फ ऋण बचेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट इस साल कितना कर रही है सरकार, ये इम्पोर्टेंट चीज है, वो अपना है अनुमान, इतना सरकार ने अनुमान रखा है, इतना हम पे करेंगे 27,573 करोड़ रुपए। ये डाटा इम्पोर्टेंट है। पिछले साल कितना किया पे किया, 25,763 करोड़ रुपए है। ये सरकार का ऋण जो डेप्ट है क्या, उसको यानी कि इस तरह से पे करने का इंटरेस्ट इतनी ऐसे ऐसे इस तरह देती जाएगी, क्योंकि जितना ऋण बचे कम बचेगा उतना उतना हमको ऋण वो कम देना पड़ेगा। 2049 में हम इसको 49-50 में खत्म कर देंगे, मतलब इतना पे करेंगे, 9 करोड़ रुपए हम पे करेंगे। अब ये सरकार ने थोड़ा सा उसको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, ठीक है। इसको अपन कितना खर्च कर रही सरकार, ये बस इसमें से इतना डाटा इंपोर्टेंट रख लेना कि ये 56,400 48 करोड़ रुपए सरकार इसको महिला बाल विकास के लिए खर्च कर रही है, ठीक है। अब इसमें से ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, हाँ ये वाला पुनर्निरीक्षित किया गया 25-26 का, तो उसमें कितना है, इतना खर्च सरकार ने, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी सन 1980-82 के समथिंग, जो उसमें हमारे जो लोग थे क्या, वो कुछ लोग हैंडीकैप्ट रह गए, कुछ के परिवार उजड़ गए, जो भोपाल में बहुत भयानक गैस त्रासदी हुई थी क्या, और सरकार ने उनकी हेल्प के लिए अब इस बार फंड फिर से इतना रखा है, 175 करोड़ रुपए सरकार ने फिर उनको सहायता प्रदान करेगी सरकार। पिछले साल जो प्रदान करी है सरकार ने, वो 169 करोड़ रुपए की प्रदान की है, ठीक है। शिक्षा के लिए कितना खर्च कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले याद रख लेना, जो इनका इंटरव्यू है। सरकार कितना खर्च कर रही है, अभी जो अपना है, वो सरकार कितना खर्च कर रही है, 45,358 करोड़ रुपए। 45,358 करोड़। पीएससी प्रोफेसर वाले याद रखो, आपसे फिगर पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझसे शिक्षा का परसेंट पूछा था 24 का इंटरव्यू में, कि शिक्षा के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना परसेंट खर्च कर रही है, वो मैंने बता दिया गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बता दिया किसी सीनियर लोगों ने। स्कूल के लिए कितना खर्च कर रही है, वो 36,000 रुपए, 36,730 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज क्षेत्र के लिए कितना कर रही है, 4,237 करोड़ रुपए। तकनीकी शिक्षा के लिए 2,932 करोड़ रुपए। खेल के लिए 715 करोड़, और वैज्ञानिक की क्षेत्र के लिए 734 करोड़। टोटल मिला के 45,358 करोड़ रुपए, ठीक है। ये डाटा, क्योंकि इस स्लाइड को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जब आपको समझ में आएगा। अभी बताया था ओबीसी एसटी के लिए सरकार ने कितना खर्च कर रही है। ओबीसी एसटी और एससी के लिए ये 24,024 रुपए, 24,024 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको जनजाति घुमक्कड़ वगैरह के लिए बाइफरकेशन कर दिया गया है, इतना ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक डाटा इंपॉर्टेंट है कि घुमक्कड़ वाला, घुमक्कड़ के लिए सरकार ने, घुमक्कड़ आपने जो जनजातीय चैप्टर पढ़ा होगा जब आपने समझे घुमक्कड़ किसे बोलते हैं, 55 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार का बजट है कितना रखने का इस बार, 38,850 करोड़ रुपए है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के लिए, ये कृषि के लिए अलग अलग बाइफरकेशन किया गया है, ठीक है। इसमें से कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डाटा याद रख लेना, थोड़ा सा याद रहे तो। नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कितना रखा है, अर्बन और उसके लिए, दोनों के लिए, शहरी और ग्रामीण के लिए,
61,000 जैसे शहर और ग्रामीण के लिए रोड पुल सीवरेज वगैरह नाली वगैरह सब विकसित करने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार का वो जो बजट में प्रावधान कितना है, 61,665 करोड़ रुपए। ठीक है। ये ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डाटा बस थोड़ा सा ये रख लेना याद। संस्कृति क्षेत्र ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें से रोजगार के लिए सरकार ने कितना रखने का अनुमान लगाया? 6,104 करोड़ रुपए सरकार ने, जो मैंने बताया था 1% सरकार रोजगार के लिए खर्च कर रही है। तो 6,104 करोड़ रुपए सरकार ने किसके लिए रखा गया है? रोजगार के लिए। अब उसमें से ये थोड़ा सा इसमें से ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जो एमएसएमई है उसमें सरकार कितना व्यय करेगी? जो एमएसएमई के थ्रू योजना है, जैसे उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्वरोजगार योजना, बहुत सारी योजना है। तो उनके थ्रू एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है कि वो कितना खर्च करेगा, कितना लोगों को ऋण देगा, उसमें प्रावधान कितना है? 21,144 करोड़ रुपए। और कुटीर और ग्रामोदय विभाग को कितना रखना है? 145 करोड़ रुपए इनका प्रावधान है। ठीक है। डाटा तो बहुत कुछ है पर इम्पोर्टेंट जी डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से अपना होता है बजट समाप्त। मैं एक बार शॉर्ट में बजट को फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। बजट प्रस्तुत किया गया 18 फरवरी को। बजट के फोकस बिंदु 6 फोकस बिंदु यानी ज्ञानी का गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, यानी ज्ञानी का ये फुल फॉर्म है। इसको समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इसमें अपनी जीडीपी का जब तक 2047 तक जीडीपी 250 लाख करोड़ रुपए होगी। ये डाटा इंपोर्टेंट है। 5 इसके स्तंभ में 3 वर्षीय रोलिंग बजट, किसान कल्याण वर्ष, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, पूंजीगत व्यय और नई योजना, ये 5 फोकस बिंदु हैं। ठीक है। सॉरी, स्तंभ है 5, फोकस बिंदु है 6। उसके बाद 3 वर्षीय रोलिंग बजट है 26-27, 27-28, 28-29। ठीक है। किसान के लिए कितना खर्च करना है, यानी फोकस बिंदु में 1,15,013 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को इन्होंने बताया कि हमारे इस बजट में इसको भी ध्यान रखा है। फोकस बिंदु में एमपीआई को भी ध्यान रखा गया है, जो एसडीजी का 1.2% जो हमारा है उसको भी फुलफिल करता है एसडीजीआई। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आधारभूत विकास है कि मतलब रोड पुल पुलिया सिंचाई योजना, शहरी सुविधा मतलब सीवरेज वगैरह, अस्पताल वगैरह, उसके लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान है इस बजट में। इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा जो कैपिटल इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल व्यय है वो 1,06,156 करोड़ रुपए है। ठीक है। प्रभावी कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ने के बाद ये आ गया। ठीक है। नॉर्मल पूंजीगत व्यय कितना है? 80,000। ये डाटा थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, मिस हो गया था। 80,266। ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें से लाडली बहन योजना के लिए प्रति माह कितना? 1,500 प्रति माह। उसके बाद जो गौशाला अनुदान के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। डाटा इंपोर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं पुराना जो 25-26 का बजट है क्या, उसका दोबारा से पुनर्निरीक्षित किया गया है। क्या इस बजट को दोबारा से निरीक्षण किया गया है कि इसका सही साइज क्या है, बजट का कितने प्राप्तियां हुई, क्या हुई हैं। तो वो 3 लाख। हेलो। हाँ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला है अपना जो 25, सॉरी जस्ट अवेज, अपना है 25-26 के लिए। 25-26 का जो बजट का पुनर्निरीक्षण किया गया है वो 3,95,021 रुपए, 21 करोड़ रुपए अपना जो बजट का साइज है। और इसके बाद अपना सरप्लस कितना है?
पहले सरप्लस कितना था जो बजट प्रस्तुत किया गया है, 618 करोड़। अब अपना सरप्लस जो निरीक्षण द्वारा किया गया है वो कितना है, 7 करोड़ रुपए। एक नजर अपने 26-27 के पे बजट का साइज कितना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4,38,317। अपना सरप्लस कितना है, 44 लाख। उसके बाद अपना राजस्व राजस्व प्राप्तियां कितना है, 3,08,703। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां 80,694। टोटल अपनी प्राप्तियां कितनी है, 3,38,925। ठीक है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है, सरप्लस ये है। वर्तमान जीडीपी का साइज क्या है, वर्तमान में बताया 18,48,274 करोड़ रुपए है। 26-27 के लिए और 25-26 के लिए एक एक 16,69,750 है। और 23-24 के लिए 13,63,317। ठीक है। वर्तमान में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, 24-25 के लिए डाटा दिया है 1,52,615। और 23-24 के लिए है 1,39,713। ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्तियां होती हैं वो लिखा है। सबसे ज्यादा प्राप्त जो हमारा पैसा का प्राप्त होता है वो अपने टैक्सेस से होता है 30%। उसके बाद हमारे वहां से होता है केंद्र सरकार से जो हमको बजट में मिलता है वो वहां से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद ये डाटा है, स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, फिर हम शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, फिर सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, फिर आधारभूत संरचना में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। इसमें से ये डाटा इंपोर्टेंट है। सामाजिक क्षेत्र के आधार पर एससी के लिए 17%, एसटी के लिए 25% और सामान्य के लिए 57%। ठीक है। राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय कितने हैं ये थोड़ा सा मैंने सब बता दिया है आपको। ठीक है बच्चों, आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले में मैं इसको थोड़ा डीप में और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और फिर मिलते हैं। जय हिंद। नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे।